हाँ जी, बिगिनिंग विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज दैट, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेआउट कुछ इस तरीके से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स, द वर्टिकल ग्रुप्स 1 2 3 4 ऐसे करते करते 18, ठीक है, 7 पीरियड्स 1 2 3 4 एंड 4 ब्लॉक्स। ठीक है, देखो ग्रुप्स और पीरियड्स ये तो सबको दिख रहे हैं, ठीक है। 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? ठीक है, एस ब्लॉक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, डी ब्लॉक ये वाला 3 से लेके 12 तक, ठीक है, पी ब्लॉक ये वाला 13 से लेके 18 तक, और एक हिडन ब्लॉक है एफ ब्लॉक जिसमें 2 सीरीज आती है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। एक्चुअली जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में ना गैप है, 57 के बाद सीधा यहाँ पे 72 आता है। ओके, तो ये जो बीच के 14 एलिमेंट्स गायब है ये हम अलग से लिख लेते हैं नीचे। ओके, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 89 के बाद सीधा 104 आता है। इनमें जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्टिनियम होता है, इसलिए इस सीरीज को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। उसके पहले एलिमेंट का नाम लैंथेनम है, इसलिए इस सीरीज को लैंथेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, फाइन, ये पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक, कुछ इस तरीके से है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको इतनी मिनिमम टू मिनिमम बनानी आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल ट्रिक्स है इसको बनाने की। जैसे इफ यू हैव टू राइट ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ठीक है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम कैसे याद कर सकते हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट्स को याद करने का तरीका है लीना, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, ये वाला जो सीरीज है हमारी डी ब्लॉक की पहली सीरीज। ठीक, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, इजी। ओके, आप किसी को बोलो मना ही कर दे वो, ठीक है, तो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। आप कहते हैं ऐसे कैसे मान रख गए, अब एक और शायरी सुनाएंगे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे कि कैसे याद करोगे आप। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ये तो और भी गंदी शायरी है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं। फाइन, देन सिंपल है, नहीं मानती ना माने फिर। ठीक है, फिर गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। ला हफ्ता वरना रईस ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, ला हफ्ता वरना रईस ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, सिंपल, ये हो गया आपका डी ब्लॉक। ये सब आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3-4 बार ऐसे बना के देखनी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी। ठीक है, पी ब्लॉक में अगर हम चलें, बैंगन आलू गोभी इन थैली, ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। काशी, काशी कार्बन सिलिकन, गए संत प्रभु। ग्रुप 15 ना पास सब बकवास। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं ना पास सब बिंदास, मजे। ठीक है, ग्रुप 16 उस से टेपो। ठीक है, उस से टेपो, पास होने के लिए क्या करें, उससे टेपो। ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ग्रुप 17 को कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 18 द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस, हीना नीना और करीना, ये देख रहे हो, एक्स ऑफ रणवीर। ठीक है, फाइन, इजी। तो अगर हम इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे बन जाएगी, बहुत इजी है। देखो अगर मैं बना के दिखाऊं तो इतनी इजी है। हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, फिर क्या था, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ला हफ्ता वरना रईस ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। बैंगन आलू
एक चीज बैंगन आलू गोभी इन थैली, काशी गए संत प्रभु, ठीक है, ना पास सब बकवास उससे देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना, एक्स ऑफ रणवीर। ठीक है, ये जो यहां का गैप है और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, जो अभी के लिए हमने मिस किए हैं, ये आप 12th क्लास में पूरा चैप्टर एडी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वहां पे आपको करा दिए जाएंगे इजी। ठीक, ओके। तो अगर आपको आती है तो 1 मिनट लगता है इसको बनाने में और कई क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे अगर आपको ये टेबल बनानी आती है। ओके फाइन। तो अब और क्या चीजें कलेक्ट करनी है जो हमें कभी कभी नहीं पता होता। ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फाइन। ये जो लास्ट ग्रुप है ये तो चलो सबको पता होता है नोबल गैसेस का। ग्रुप 17 भी सबको पता होता है हैलोजेंस बोलते हैं। ये नहीं पता होता कि ग्रुप 16 को हम चैल्कोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 15 को पिकोजेंस बोलते हैं। दिस इज समथिंग दैट पीपल यूजुअली डू नॉट नो। ठीक है, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइन करके बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मेन यही एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक वालों को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक वालों को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रुप 15 पिकोजेंस याद करने का तरीका, चैल्कोजेंस, हैलोजेंस, नोबल गैसेस, इनको हम ऐसे याद करेंगे। तो हर लाइन की इसको कैसे याद करना है इस सबकी ट्रिक लिखी हुई है। तो वी शुड बी नोइंग कि ये पीरियोडिक टेबल कैसे बनता है। ओके, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल पता होगा तभी तो ट्रेंड्स पढ़ पाएंगे। तो मेजरली अगर हम बाय सिलेबस चले तो 4 प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑल्दो इन्हीं से ही कनेक्टेड होते हैं मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है। अगर मैं डाउन द ग्रुप चलूं, इफ आई गो डाउन द ग्रुप, ठीक, आप देख लो अगर मैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स का एग्जांपल लूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और अपनी 10th क्लास वाली कॉन्फ़िगरेशन को याद करूं, लिथियम होता था 2,1, सोडियम होता था 281, पोटेशियम होता था 2881। कैन यू सी यहाँ पे 2 शेल्स हैं, यहाँ पे 3 शेल्स हैं, यहाँ पे 4 शेल्स हैं। ठीक है, तो इसका साइज कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। वेरी वेरी इजी। ठीक है, सिंपल लॉजिक कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स हमें इजीली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ओके, यस, ठीक। इधर बात करते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कॉन्फ़िगरेशन देखना एक बार, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, सब में ही 2-2 शेल्स हैं। अब तो ये शेल्स वाला रीजन नहीं चल सकता। यहाँ पे तो 2 शेल थे, 3 थे, यहाँ 4 थे, यहाँ पे 2 शेल्स हैं, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, सब में ही 2-2 शेल्स हैं। ओके, तो अब क्या लॉजिक चलेगा, व्हाट इज द लॉजिक नाउ। अब लॉजिक ये है कि बेटा न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, द आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मासेस के बीच में कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फाइन। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, इट इज G(m1m2/r²). ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। ओके, सिंपल। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव 6 है, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। समझ आई। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में,
तो बेटा आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंचता चला जाएगा, साइज तो छोटा होता चला जाएगा। समझ आई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है। ओके, यस, यहां तक बात समझ आती है सब लोगों को? श्योर, ग्रेट। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। ये बात समझ आती है सब लोगों को? ऑपोजिट चलता है ट्रेंड, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। ओके, यस, ठीक। अब इसकी एक एक्सेप्शन की बात करते हैं, ठीक है, कि एटॉमिक साइज में एक्सेप्शन कहां आती है? एक्सेप्शन यहां आती है कि अगर मैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स को देखूं, आ जाओ पीरियोडिक टेबल, ये रहा ग्रुप 13। हमने अभी अभी पढ़ा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज कम होता है, और सॉरी एटॉमिक साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप। फाइन, तो टेक्निकली वी आर एक्सपेक्टिंग बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम। हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे, फाइन, क्योंकि हमने यही पढ़ा। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एल्यूमिनियम बड़ा है, गैलियम छोटा है। भले इसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, फिर भी एल्यूमिनियम हैज अ ग्रेटर एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू गैलियम। ठीक है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? ओके, बाय एनी चांस किसी को याद है ऐसा क्यों? शील्डिंग इफेक्ट, और कोई कुछ ऐसा याद पता है मेरे को क्यों होगा? चलो ठीक है, सुनो एक कॉन्सेप्ट समझा दो, ये कि इसमें हमारी स्पेशलिटी है। ठीक है, सुनो, सिंपल है, हम लोग एटम को एज अ फैमिली देखेंगे। ठीक है, एक परिवार की तरह देखते हैं, जिसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज द फादर। न्यूक्लियस पुराने जमाने के जैसे होते थे ना पापा, होते थे जिनका काम होता था बच्चों को डरा धमका के रखना। ठीक है, ऐसे खींच के रखना है कि कुछ फालतू करता है मारो दो कान खींचे। ठीक है, मम्मी डराए कि तू आते पापा उठाती, वैसे। तो न्यूक्लियस इज द फादर। ठीक है, उसका काम है कि बच्चों को खींच के रखना है। बच्चे कौन है? इलेक्ट्रॉन, सारे बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर द चिल्ड्रन, जिसमें से इनर इलेक्ट्रॉन बड़े भाई बहन है, एल्डर सिबलिंग्स, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स यंगर सिबलिंग्स है। ठीक है, अब एल्डर सिबलिंग का क्या काम होता है हमारे घर में? उसका काम होता है छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अलग बात है भूल गए आप, बड़े भाई बहन थोड़े गंदे होने लग गए हैं। ठीक है, पर पहले तो अच्छा ही चल रहा था ना। एल्डर सिबलिंग का काम होता है टू डिफेंड, टू प्रोटेक्ट यंगर सिबलिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, या फ्रॉम द फादर। ठीक है, यही होता कि बड़े भाई बहन अगर आपके अच्छे हैं तो आप पिटने से बच जाओगे, कहीं ना कहीं बचा लेंगे आपको। यहां पे भी ऐसा ही होता है। देखो, जैसे आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, सोडियम एटम की बात करते हैं। ठीक है, 3 शेल्स है KLM, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ठीक है, ओके। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस का कितना चार्ज है? 11 पॉजिटिव। शेल, न्यूक्लियर चार्ज। बेटा जो के शेल है, के शेल, इसके और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी नहीं आ रहा, समझ रहे हो? के शेल पूरा का पूरा 11 पॉजिटिव फेस कर रहा है। ठीक है, के शेल पूरा पूरा 11 पॉजिटिव फेस कर रहा है, ओके। लेकिन एल शेल और न्यूक्लियस के बीच में ये दोनों आ जाते हैं ना, के शेल आ जाता है, देख रहे हो? एल शेल और न्यूक्लियस के बीच में आ रहा है के शेल। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन का चार्ज तो कम कर ही देंगे ना। फाइन, 2 इलेक्ट्रॉन्स वुड बैलेंस आउट द चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स। तो टेक्निकली एल शेल पे कितना पॉजिटिव चार्ज पहुंच रहा है? 9 पॉजिटिव, थोड़ा कम चार्ज पहुंच रहा है वहां पे। ठीक है, कर लिया बड़े भाई बहन ने उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लिया। और अब इसको देखो, एम शेल को। बेटा एम शेल और न्यूक्लियस के बीच में तो 10-10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन का चार्ज तो कम कर ही देंगे, ओके, फाइन। तो अगर 10 प्रोटॉन का चार्ज कम हो गया तो एम शेल पे कितना चार्ज पहुंच रहा है? 1 पॉजिटिव। ठीक है,
तो एम शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट कम पहुंचता है, न्यूक्लियस उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता, न्यूक्लियस उसको ज्यादा नहीं खींच पाता आउटर इलेक्ट्रॉन को, तभी तो आउटर इलेक्ट्रॉन बिगड़ा हुआ है। ठीक है, होता है घर पे जो सबसे छोटा बच्चा होता है वही ज्यादा बिगड़ा होता है, राइट, तभी तो ये बिगड़ा हुआ है। फाइन, तुमने देखा कि हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्ट करता है, इनर इलेक्ट्रॉन को नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस ने खींच के रखा हुआ है, उसको नहीं खींच के रखा हुआ है। ये बात समझ आई? ठीक, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शील्डेड है, ये बचा हुआ है इनकी वजह से, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने उसको बचा रखा है। समझ आई? ठीक, गेटिंग माय पॉइंट? तो इनर इलेक्ट्रॉन्स उसको डिफेंड कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, इसलिए वो बचा रहता है। पर सारे भाई बहन इतने अच्छे नहीं होते कि वो अपने भाई बहनों को डिफेंड करें, छोटों को, राइट, कुछ घटिया भी होते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं शील्डिंग पावर की, जो s और p सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शील्डिंग पावर अच्छी है, ठीक है, ये तो बचा लेते हैं अपने भाई बहनों को। d और f सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी शील्डिंग पावर कोई अच्छी नहीं है, इनकी शील्डिंग पावर घटिया ही है। ओके, तो ये शील्ड नहीं करेंगे। अगर इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेगा तो क्या होगा? What will happen if the inner electron will not shield outer electron? क्या होगा? अगर बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? छोटे पिटेंगे, यही होगा ना, आ जाएंगे वो भी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, पापा के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर इनर इलेक्ट्रॉन ने आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड ना किया तो न्यूक्लियस खींचेगा फिर आउटर इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर ये सब कहते भाई हम नहीं बचाएंगे तो फिर तो न्यूक्लियस नहीं छोड़ेगा इसको, ठीक है, फिर तो न्यूक्लियस खींचेगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, राइट, समझ आई। और ये जो डी एंड एफ वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट ही होता है, ये नहीं बचाते, कहते मार दूंगे, ठीक है, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे, ठीक, इनका वैसे वाला रहता है। ओके, समझ आई। तो न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। ओके, तो जब भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट आएगा ये डी और एफ बीच में आएंगे, राइट, क्योंकि ये ढंग से शील्ड तो करते नहीं है। ओके, ये ढंग से शील्ड नहीं करते इसलिए एटॉमिक साइज कम हो जाता है। ओके, फाइन। तो दिस इज द केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ओके, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के देखना एक बार, आउटर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो बाकियों को देखो, अच्छे भाई बहन है ना इसके सारे, ठीक है, या तो s है या p है जो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड करके रखते हैं, न्यूक्लियस से बचा के रखते हैं। लेकिन गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो। अब कई बार बच्चों का ये डाउट रहता है सर हमें कैसे पता गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या, हम कोई इतने इंटेलिजेंट थोड़ी है, हमें तो गैलियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता। तुम में से कितने लोगों को गैलियम का एटॉमिक नंबर पता है? एल्यूमिनियम के बाद तो सिलिकॉन आता है, एल्यूमिनियम के नीचे आता है नंबर। हाउ मेनी ऑफ यू नो? यू नो 31, बस बाकियों को नहीं पता। यार तो बोल दे फिर। सुनो इधर, अगर आपको ये एटॉमिक नंबर्स में दिक्कत है तो इधर देखो, दैट्स अ वेरी इजी थिंग। आपको एटलीस्ट पहले 10 एटॉमिक नंबर तो आते ही होंगे, ये तो पता होगा, हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2 होता है, लिथियम 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पता, पहले 10 तो पता है ना, ठीक है। देखो अगर ये नहीं पता तो फिर तो ऐसे ही चलेगा। सुनो, देयर आर फ्यू नंबर्स, इनको मैजिकल नंबर्स बोलते हैं, 2 8 8 18 18 32। जैसे आपको फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में आना है तो नीचे वाले एलिमेंट के लिए आप बस +2 कर दो, दैट्स इट, इट्स डन। 1 में 2 प्लस करोगे आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, फिर 8 प्लस करो, कितना है 11, सोडियम का 11 ही होता है, फिर दोबारा 8 प्लस करो 19, फिर 18 प्लस करना है 37, फिर 18 प्लस करना है, ठीक है 55, फिर
32 प्लस करना है, कितना आएगा 80 से, राइट। तो ये नंबर्स याद कर लो, मैजिकल नंबर्स बोलते हैं इनको, 2 8 8 18 18 32। ओके, तो अगर आपको पहले 10 एलिमेंट पता है तो सबको ऐसे प्लस प्लस कर करके आप सारे ही निकाल लोगे, सारे ग्रुप्स, इजी, फाइन। तो एल्यूमिनियम का अगर 13 था तो 13 में 18 प्लस करो 31। ओके, फाइन, ठीक, इजी। तो अब ये तो पता चल गया कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेंगे। अब मैं 31 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन में आता है एक 3D सक्शन, राइट। अभी अभी हमने पढ़ा डी और एफ की शील्डिंग पावर अच्छी नहीं होती है, ठीक है, डी और एफ की शील्डिंग पावर इट इज नॉट गुड। तो इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ओके, न्यूक्लियस इसके आउटर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच लेगा, न्यूक्लियस विल पुल आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओके, और अगर न्यूक्लियस ने आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन गैलियम हैज अ स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैलियम वुड बी बिगर देन एल्यूमिनियम, बट है नहीं, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट बीच में आ गई, ठीक है। ये समझ आ रहा है सब लोगों को, ठीक। सुनो अब देखो यार, ये वाली चीज ना ये सीबीएसई में भी है, ठीक है, इतनी चीज तो आप सीबीएसई से भी कर लो। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपने नहीं पढ़ी हुई है, वो है स्लेटर्स रूल। यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है बेटा, उसे हम बोलते हैं स्लेटर्स रूल। क्या है ये स्लेटर्स रूल, ठीक। सब कुछ केमिस्ट्री में या इस चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। हम जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ना, हम यही लिखते हैं कि इन केस ऑफ गैलियम the 3D subshell has a poor shielding effect due to which effective nuclear charge of gallium increases, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे बात आ जाती है कि न्यूक्लियस का कितना चार्ज फील हो रहा है इफेक्टिवली, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ओके, फाइन। अब इस चीज को ना कभी कभी हम बहुत क्लोज उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, कि किसमें न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ज्यादा होगा। जैसे गैलियम से अगला एलिमेंट है जर्मेनियम, ठीक है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सब कुछ सेम है, बस लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन और 4p2। अब हमसे कोई पूछ ले, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन 3D के हैं, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन 3D के हैं। अब हमसे कोई यही पूछ ले कि इन दोनों में से बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, फंस गए हम। एल्यूमिनियम और गैलियम को कंपेयर करना आसान था, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक में 3D सबशेल है और एक में नहीं है, तो बहुत क्लियर है, इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा, फाइन। लेकिन गैलियम और जर्मेनियम को कंपेयर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन? इन सच सिचुएशन वी अप्लाई अ रूल नोन एज स्लेटर्स रूल, ठीक है। व्हाई दिस रूल, या फिर ये रूल है ही किस लिए? दिस इज टू कैलकुलेट, this is to calculate Z effective, Z effective मतलब effective nuclear charge, ठीक है, फाइन। स्लेटर्स रूल किस लिए होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? Z effective is equal to atomic number minus shielding constant, ठीक है, Z minus S, ओके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। क्या होता है ये शील्डिंग कांस्टेंट, एक बार देख लो। एटॉमिक नंबर तो ठीक है, माइनस ये शील्डिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। शील्डिंग कांस्टेंट इज n minus 2 multiplied by 1 plus n minus 1 multiplied by 0.8 plus
n मल्टीप्लाइड बाय 0.35। ठीक है, क्या मतलब है इसका, व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, इसका क्या मतलब निकल के आएगा? इसका ये मतलब है बेटा कि मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट गैलियम, मान लो हम गैलियम के बारे में बात करें। ठीक है, ओके, गैलियम में हम Z इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो गैलियम का एटॉमिक नंबर लिखो 31। ठीक है, हाँ हाँ, गैलियम का 31 होता था ना, जर्मेनियम का 32 होता था, इससे अगला एलिमेंट होता था उसका गैलियम। ठीक, सपोज हमें गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 31। जाग जाओ जाग जाओ। ठीक, एटॉमिक नंबर कितना है? 31। ओके, अब हमें पता है यार, तुम खुद सोचो, जो इनर इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शील्ड कर पाएंगे। के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को ज्यादा कम कर पाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के आसपास है। ठीक है, वो प्रोटॉन को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन वैसे भी इतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूर वाले इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से शील्डिंग का काम नहीं कर सकते। ओके, अब एक बार गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिख लो, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ठीक है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 6 + 10 18। ठीक है, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। उसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, लास्ट इलेक्ट्रॉन को इसमें छोड़ देते होते हैं, उसी पे ही तो कैलकुलेट कर लेना शील्डिंग इफेक्ट, इस पे कितना लग रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रही है हमारी? 2 8 18 2, ये बनी। उसको छोड़ देते हैं ना लास्ट इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो फाइनल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल तो यही होता है, आउटरमोस्ट शेल, राइट? वैलेंस से एक अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, राइट? आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है। ठीक है, आउटर मोस्ट से एक अंदर वाला शेल, लास्ट शेल इज वैलेंस, सेकेंड लास्ट को क्या बोलते हैं पता है? पेनल्टीमेट। ये पेनल्टीमेट का मतलब ही सेकंड लास्ट होता है। इसका मैंने क्रिकेट का भी एग्जांपल दिया था। क्रिकेट की अगर हम आकाश चोपड़ा से छोड़ के इंग्लिश कमेंट्री कभी कभी सुन ले, ठीक है, तो बोल ही देते हैं जब ऐसे एक ओवर में 6 बॉल बोली 6 बॉल जो है वो डिलीवर करी जाती है, उसमें से जब 5th बॉल डालने जा रहा होता है बॉलर, तो कभी कभी कमेंट्री में बोल ही देते हैं इज गोइंग टू बॉल द पेनल्टीमेट डिलीवरी ऑफ द ओवर। पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट। ठीक है, तो पेनल्टीमेट कोई केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है, वो जेन्युइन इंग्लिश का ही वर्ड है बस। ठीक है, पेनल्टीमेट इज सेकंड लास्ट। ठीक, ओके, तो पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। इससे भी जो अंदर वाला शेल है थर्ड लास्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनर पेनल्टीमेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इनर पेनल्टीमेट। इनर पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फाइन, ओके, तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इवन अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, बिल्कुल चौथे शेल वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ये दोनों तो पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैं पीछे कह रहा था ना कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन का चार्ज तो कम कर ही देंगे। ठीक है, तो ये वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 प्रोटॉन का चार्ज तो कम कर ही देंगे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1। ये उसमें से कितना माइनस कराते हैं? पूरा 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्रोटॉन का चार्ज कम कराएगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये ना न्यूक्लियस से थोड़े से दूर है, ये वाले इधर वाले, ये वाले शेल के, ये 1 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0.8 प्रोटॉन का चार्ज कम करा पाएगा। ठीक है, फाइन, ये न्यूक्लियर चार्ज उतना कम नहीं करा पाता। फाइन, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है ना, ये न्यूक्लियस को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा कम कर सकते, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा कम नहीं कर सकता। ओके, तो वो इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन 0.8 प्रोटॉन को ही कम कर सकता है।
और जो इलेक्ट्रॉन इससे भी बाहर वाले शेल में, उसका इफेक्ट और कम होगा। वो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ 0.35 प्रोटॉन के चार्ज को कम करा पाएगा। समझ आई? ठीक। तो अगर मुझे गैलियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना था, तो आई विल गो बाय दिस फॉर्मूला 10 into 1 प्लस ये तो हो गए 10, 18 into 0.8 प्लस 2 into 0.35। ठीक है, इससे मैं एग्जैक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर पाऊंगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एग्जैक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूमेरिकली। जब तक हम सीबीएसई में बात कर रहे थे तब हम न्यूमेरिकल पे नहीं कूदे थे, तब हम सिर्फ थ्योरी में बात कर रहे थे, इसका कम होगा इसका ज्यादा होगा। पर अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये रूल लगाना पड़ेगा, स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल को कुछ इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। लिख लो उसको। ठीक है, लिख लो। और जो मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स दिए उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें गिवन हो गया ये तो। ये देख, जहाँ पे क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं उससे जस्ट पहले ये 12th पॉइंट यही दिया हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लेटर्स रूल। ठीक है, हाँ फिर भी लिख लो। ये आपने जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पे रहा, ये देख, ये फर्स्ट शेल में 1s में है ना, तो ये पहला शेल है। ठीक है, ये सेकंड 2s 2p, ये दोनों सेकंड शेल में। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 और 6 8। ये भी थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये भी थर्ड शेल के, और ये भी थर्ड शेल के। तो 2 6 और 10 18। ये फोर्थ शेल में और वो भी फोर्थ शेल में, पर हम बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनते इसमें। ठीक है, फिजिक्स का फॉर्मूला क्यों लिखा था? कौन सा? अपना k q1 q2 upon r square अलग है। क्योंकि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री और साइंस तो साइंस है ना। ऐसे थोड़ी है कि फिजिक्स को बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, मैं उसका विरोध करता हूँ, ऐसा थोड़ी है। जो लॉजिक है कहाँ काम आएगा? सिंपल है, जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, k q1 q2 by r square। ठीक, यहां तक सबको समझ आता है? श्योर, कंफर्म? ठीक है जी, गुड है। तो बढ़ जाए यहां से, इसको हटा दो। ठीक है, अब सबसे कॉमन क्वेश्चंस, इससे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो पिछले 2-3 साल से, ऑल्दो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट पिछले 2-3 साल से बार बार रिपीटेडली आए जा रहे। देख लो वो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। ठीक है, द क्वेश्चन इज फ्रॉम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से होते हैं? द स्पीशीज व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है। ओके फाइन। जैसे बेटा फ्लोरीन में वैसे तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर अगर आप उसको एक गेन करा दोगे तो कितने हो जाएंगे? 10। नियॉन में तो होते ही 10 है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, उसमें भी 10 हो गए। फाइन, तो इन तीनों में ही 10-10 इलेक्ट्रॉन। ओके, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, एवरेज कौन होगा? थिंक अबाउट इट। इलेक्ट्रॉन तीनों में ही 10-10 है। सोचो सोचो, फिर मैं तो सारा बता ही दूंगा, पहले अपना दिमाग लगाओ।
हो गया, चलो। हाँ जी, पूछना शुरू करें। बता भाई, जब कुछ लग रहा है भाई, तू बता। एफ माइनस सबसे बड़ा एटॉमिक साइज इसका है या सबसे छोटा? छोटा सबसे छोटा, ठीक है। फिर एनी लगा एनी, फिर लो। एन ए प्लस, ठीक। कितने लोग हर जब से सहमत है? सही कह रहे हैं हर जब? यू आर ऑल्सो देना उसका साथ, दे देते हैं, ऐसे ही नाराज चल रहा है आजकल। तो 4 people think that this is the answer. You also think in the same way. ठीक है। Anyone else? 5 लोग हैं देख, तेरे को मिला के, जो गलत सोचते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आंसर इसका ऑपोजिट है, ठीक है। पहले बोली क्यों नहीं फिर? तो बोल देती हूँ, चलो ठीक है। तो अब सुनो क्या लॉजिक है, ठीक है। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से, ठीक है। दूसरा है सीधा जेड इफेक्टिव से। ओके, सुनो, पहले मैं तुम्हें ये वाला मेथड दिखाता हूं, जेड इफेक्टिव वाला, ठीक है। इन सबका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। देखो तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है ना, राइट? तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो तीनों की सेम है, राइट? तीनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6, यही है। ओके, जेड इफेक्टिव होता था z माइनस एस। इन तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन शील्डिंग कांस्टेंट तो तीनों का सेम है, राइट? क्योंकि शील्डिंग कांस्टेंट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है, ठीक है, फाइन। शील्डिंग कांस्टेंट क्या है? क्या तो सिंपल है कि जो n है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। n-2 तो कुछ है ही नहीं, n-2 तो 0 ही है, ठीक, ये है। अब z में से कितना माइनस करना है? और n-2 वाले तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिनको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.8 से, ठीक है। और n में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, ठीक है। तो बेसिकली इट विल बी z माइनस 2 इंटू 0.8 प्लस 8 नहीं लेंगे 7 लेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेते ना, एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ना ही है, फाइनल इलेक्ट्रॉन पे ही तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो 7 इंटू 0.35। देखो सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर तो तीनों के लिए सेम ही है, ये वाली चीज तो तीनों के लिए यही आनी है। एक में हम 9 में से माइनस करेंगे, एक में 10 में से माइनस करेंगे, एक में 11 में से माइनस करेंगे, राइट? तो तुम देख रहे हो जिसका चार्ज सबसे, जिसका ये एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। इसमें 11 में से माइनस करना है ये नंबर, उसमें 9 में से माइनस करना है। तो एनीवे इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा आएगा ना, राइट? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत इफेक्टिव है, न्यूक्लियस बहुत इफेक्टिवली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत इफेक्टिवली खींच रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा। ओके, ये बात समझ आई? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम हो जाता होता है, समझ आई? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी तो यही हो रहा था, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है।
जिसकी वजह से साइज छोटा हो रहा था। ओके, एक तरीका तो है ये कि आप सीधा न्यूमेरिकली एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो किसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल सिंपल स्लेटर। ठीक है, दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है ये, इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। ठीक है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 9 प्रोटॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 10 प्रोटॉन है, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 11 प्रोटॉन है। फाइन, तो ये स्ट्रांगली खींच पाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स को। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली खींचेगा तो यहां पे एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। ठीक है, और ये इतना स्ट्रांगली नहीं खींच रहा है तो यहां पे एटॉमिक साइज बढ़ा ही रहेगा। फाइन, ऐसे भी कर सकते थे, बाय कॉन्सेप्ट भी चल सकते थे। ठीक है, तीनों में इलेक्ट्रॉन तो बराबर बराबर ही थे। ठीक है, यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन की 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं उसको, यहां 10 या 11। फाइन, इजी। यहां पे ज्यादा स्ट्रांगली खींच पाएंगे ना, क्योंकि 11 लोग मिलके 10 को खींच रहे। फाइन, ठीक। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है, पिछले 3-4 साल से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पेपर में आपको ये दिख जाता है। ठीक है, ओके, पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देख लो, सब में है। फाइन, ओके, ठीक। ये तो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज से अगर हम आगे बढ़े, द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, एक अकेला गैसियस एटम आइसोलेटेड, उसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हटाने में कितनी एनर्जी लगेगी उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड, सॉरी उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। फाइन, पहली बात तो ये, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों? व्हाई आइसोलेटेड गैसियस एटम? आइसोलेट करने क्या मतलब? एक तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, फिर उसे अकेला भी कर दो। हाँ, आइसोलेट करना तो मतलब पहले से ही सब है। अरे भाई आइसोलेटेड है मतलब हमने पहले उसको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आइसोलेटेड बनाया है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता ओ तेरी की। बेटा अकेला कर देने से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ है। जाती एक है? एटम में जैसे 11 है इलेक्ट्रॉन, हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, 10 आगे इलेक्ट्रॉन। बेटा इसे आइसोलेट करना नहीं कहते, आइसोलेट करना कहते हैं कि सारे एटम्स को बहुत दूर दूर कर दिया गया, अकेला कर दिया। दोबारा बोल। दूसरी गैस के साथ चला जाए, अच्छा कहीं किसी और के साथ में कंबाइन हो जाए तो हमसे पहले ही अलग कर दे। ये मान लो दूसरी कोई गैस है ही नहीं, हमने एक कंटेनर में प्योर ऑक्सीजन ही ले रखी है, कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है, सुनो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम आइसोलेट क्यों कर रहे हैं। देखो, जैसे एग्जाम्स में आप लोगों को अलग अलग बिठा दिया जाता है, दूर दूर बिठा दिया जाता है, ठीक है, क्यों? ताकि चीटिंग ना हो, है ना, सिंपल सा, इतनी सी बात है ना। चीटिंग होगी तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है चीटिंग होने से? दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम्हें तो नहीं है, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, तुम तो खुश हो, वो ही बढ़िया है। हम कॉम्युनिज्म कर सकते हैं। हाँ, करनी पड़ती है, ठीक है, अगर पेपर ना आता हो। हाँ जी, बताइए, जिसको आता होता है वो थोड़ा ना करता है, वो तो दूसरों का बताता है, मैं वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है, तुम नहीं करते हो ऐसे तो क्या कर सकते हैं। हाँ, आता ही नहीं तुम्हारी क्लास में किसी को नहीं आता होता कि किसी बच्चे ने कंप्लेंट कर दी? तो 8th से चीटिंग करी? 8th में तो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। बताओ। बाकी सब पढ़ लेती थी, मैं SST की पढ़ती थी। हाँ देख, 8th में तो वो भी इंटेलिजेंट था। SST की पढ़ती थी, बाकी सब पढ़ती थी। मैं रिपोर्ट कार्ड लाऊं? चलो ठीक है, सुनो टॉकिंग अबाउट कि चीटिंग से क्या प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये है, ठीक, एग्जाम्स में हम ना आपके पोटेंशियल को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, कौन बच्चा कितना लायक है। करना नहीं चाहिए, पर मार्क्स के हिसाब से ही जजमेंट होती है ना। जब हम देखते हैं तो लास्ट में तो फाइनली यही होता है ना कि ये बच्चों के 90 प्लस हैं, ये 80 to 90 वाले हैं, ये 70 to 80 वाले बाकी, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो, अगर तुम हट में है तो थोड़ा बुरा लगना भी चाहिए, अब मत करना ऐसी हरकतें, ठीक है। सुनो, तो सिंपल सी बात है कि हम मार्क्स के बेसिस पे ही तो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है, फाइन। तो अब तुम तो चीटिंग करके नंबर लिया है, तो तुम तो गलत कैटेगरी में आ रहे हो, है ना। हम सोच रहे हैं कि वाह 90 प्लस वाला बच्चा कॉपी खोल के बैठा था, ठीक। तो हमें जो पता है फिर वो गलत पता है, वी नो द रॉन्ग फैक्ट्स इन दैट केस, ठीक है, फाइन। उस केस में हमें गलत फैक्ट्स पता है ना। इसी तरीके अगर हम एटम्स को झुंड में रहने देंगे, ठीक है, तो अब जैसे तुम्हें अगर हम झुंड में बिठा देंगे, तुम चीटिंग कर लोगे, तुम्हारे जहां 80 में से 40 आने, तुम्हारे 60 नंबर आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, मैं किसी एक आधे को तो आता होगा, ठीक है, फाइन। तो जहां पे तुम्हारे मार्क्स 40 आने चाहिए थे, वहां 70 आ जाएंगे, ठीक। ऐसे ही अगर मैं एटम्स को झुंड में रहने दूंगा, ठीक है, तो होगा ये कि ये एटम, मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा हूं, ठीक है, पर इसको दूसरे एटम्स भी सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। इस इलेक्ट्रॉन को इससे भी रिपल्शंस मिल रही थी, इससे भी और इससे भी, फाइन। वो इलेक्ट्रॉन पहले ही यहां से जाना चाहता था, मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी, वो भाग गया। मुझे लगा वाह, ये एटम तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो यार ये इस कंडीशन में इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी इनकी वजह से परेशान था, उसमें इनका भी इंफ्लुएंस है, ठीक है। सपोज मैंने 20 जूल्स एनर्जी दी, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी इसको 20 जूल एनर्जी लगती है, वो तो अभी की बात हो रही है। अगर आप इसको आइसोलेट कर दोगे, बाकी सारे एटम्स नहीं है आसपास, अब थोड़ी ना 20 जूल एनर्जी लगेगी, अब ज्यादा लगेगी, ठीक है। पहले तो वो सराउंडिंग वालों से परेशान था, फाइन। तो दैट इज नॉट द राइट वैल्यू, सराउंडिंग का इंफ्लुएंस आ जाता है, ओके। हम इसलिए एटम को आइसोलेट कर लेते हैं ताकि कोई और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ना रह जाए, ठीक है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। एग्जाम्स में भी तुम्हें इसीलिए आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग बिठा दिया जाता है, ताकि तुम्हारा दिमाग कितना चलता है वो पता चले, आस पड़ोस वालों का नहीं, ठीक है। समझ आई? ये सेम लॉजिक कि क्यों आइसोलेट किया जा रहा है, फाइंड आइसोलेटेड की सिग्निफिकेंस, ये समझ आए। तो हम इसलिए आइसोलेटेड, ये लिखा होगा why isolated gaseous atom to avoid other atoms interference in readings, ठीक है, कि जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं उसमें दूसरे एटम्स की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ओके। तो टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक, लिसन, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बच्चों, कि कितनी एनर्जी लगेगी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन हटाना है। अब डाउन द ग्रुप हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज बढ़ता है, राइट, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ओके। तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आते होते, यहां पे इलेक्ट्रॉन वाज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इसको खींच के रखता होगा इलेक्ट्रॉन को, यहां से इलेक्ट्रॉन हटाना इज डिफिकल्ट, ओके, फाइन। बट जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, यू कैन सी, हो रहा है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, यहां पे डिफिकल्ट है, यहां थोड़ा आसान हुआ, यहां और आसान हुआ, ओके, ठीक। तो यहां तो बेटा बहुत एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को हटाने में, यहां थोड़ी कम लगेगी, यहां और कम एनर्जी लगेगी, ये बात समझ आए, ठीक। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, राइट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इट वुड डिक्रीज, ठीक है, कि कितनी एनर्जी लगनी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वो डिक्रीज हो जाएगी, ये बात समझ आए, श्योर, कंफर्म, ठीक। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, या फिर जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस,
कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ही मेटालिक कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोला जाता है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम हो रही है, मैं ये भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसी को मेटालिक कैरेक्टर बोला जाता है। ओके फाइन, इधर आते हैं। ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑब्वियसली ये उसका ऑपोजिट है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा था, लेफ्ट टू राइट कम हो रहा था। यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। अगर मुश्किल होता जा रहा है तो इसमें कम एनर्जी लगेगी, इसमें ज्यादा, इसमें और ज्यादा, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करना चाहेगा। ओके फाइन, तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मैं जा रहा हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं लूज करना चाहता। ओके, तो लेफ्ट टू राइट आते आते इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जा रही है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होती जा रही है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। ओके, यही सेम चीज अब आप एक बार पीरियोडिक टेबल में देखो। मैंने अभी बोला नीचे आते आते मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट आते आते कम हो रहा है, ठीक है। ये देखो, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट आता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये देख रहे हो, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ आना शुरू हो गया मैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो नॉन मेटल्स है ना, यहां मेटल्स थे। मैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आ रहा हूं, मैं मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ आना शुरू हो गया हूं, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है। ओके फाइन, और अगर मैं डाउन दी ग्रुप की बात करूं, ऊपर से नीचे की बात करूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा मेटालिक है लिथियम, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। अब यहां से एक रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है कि गिव रीजन व्हाई बेरियम एंड रेडियम दे आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स पता है, सोलर पैनल्स जो लाइट से चलते हैं, ठीक है, इनको क्यों यूज किया जाता है जब हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये नीचे नीचे आते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, क्योंकि ये नीचे नीचे आते हैं तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इनका एटॉमिक साइज ज्यादा है, इन पे माइल्ड धूप भी पड़ेगी तो भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ओके, सोलर पैनल कैसे चलते हैं कि उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सोलर पैनल के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे घूमने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फाइन, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एज कंपेयर टू जो एलिमेंट्स ऊपर है। समझ आया? ठीक, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है। ओके, हाँ जी, समझ आया सब लोगों को ये? श्योर, गुड विद दिस?